हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले ह्यूमैनिटीज़। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर जो है नोमैडिक एम्पायर्स। पर उससे पहले जिसने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को कवर करने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें तो हम चैप्टर के नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे। नोमैडिक एम्पायर्स चैप्टर का नाम है, पर ये जो नाम है ये ना कुछ मतलब थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी सा नाम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि नोमैडिक शब्द का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो किसी एक एरिया में सेटल नहीं होते, है ना, जो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना बंजारे, जो एक जगह सेटल नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नोमैडिक। ठीक है, और एम्पायर शब्द का क्या मतलब होता है? एम्पायर मतलब किंगडम, साम्राज्य, है ना। तो नोमैडिक शब्द कंप्लीटली अलग है, एम्पायर शब्द कंप्लीटली अलग है। एम्पायर जब हम सुनते हैं दिमाग में तो क्या आता है? सेटल्ड लोग, है ना, जो एक एरिया में सेटल्ड हो गए हैं, जो एक एरिया में एकदम स्टेबल हैं। और नोमैडिक वर्ड जब हम सुनते हैं तो दिमाग में आता है ऐसे लोग जो बिल्कुल सेटल नहीं हुए हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में घूमते रहते हैं। तो क्या मतलब है इसका, नोमैडिक एम्पायर? जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि हम लोग इस चैप्टर में जिस एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं उस एम्पायर को नोमैडिक एम्पायर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो किस एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में आपको चेंगिस खान के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये कौन थे? ये मंगोल्स के लीडर थे और इन्होंने स्टार्टिंग में सेंट्रल एशिया में रूल करना स्टार्ट करा था। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर रूल कर रहे थे। यूरोप और एशिया को साथ में हम लोग यूरेशिया कहते हैं। एंड अभी आप लोग मैप में भी देखोगे कि कैसे 13 एंड 14 सेंचुरी के अराउंड इन्होंने एक बहुत ही ह्यूज एरिया के ऊपर रूल करा था। ठीक है, एंड ये जो नाम है ना मंगोल्स या चेंगिस खान, ये सारे नाम आई बिलीव आप लोगों ने सुन रखे हैं। ठीक है, जब हम बहुत छोटी क्लास में होते हैं, इनफैक्ट क्लास 7th में ही हमारा एक चैप्टर आता है मुगल एम्पायर। उस चैप्टर में इनका जिक्र किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताया जाता, बट थोड़ा बहुत इनका नाम लिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि इनकी एक रेपुटेशन थी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रूअल से राजा थे, ऐसी इनकी एक रेपुटेशन थी। ऐसा हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है, पर अब हम थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो अब हम इनके बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम छोटे बच्चे तो नहीं है, अब आपको पूरी कहानी सुनाई जाएगी इनके बारे में। ठीक है, तो ये चेंगिस खान है, इमेज देख लो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए किसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जो मंगोल्स लोग थे उन्होंने चेंगिस खान की लीडरशिप के अंडर कैसे अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स को प्रैक्टिस करा। ठीक है, इनकी मिलिट्री का क्या मैकेनिज्म था, इनकी मिलिट्री कैसी थी, इनके गवर्नेंस का तरीका क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बताई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी समझेंगे कि जब मंगोल्स या फिर अगर हम चेंगिस खान की बात करें तो वो बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल करते थे। तो इतने बड़े एरिया में सारे लोग अलग अलग टाइप के थे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इतने सारे डाइवर्स लोगों को उन्होंने कैसे हैंडल करा। ठीक है, एंड इतने सारे डाइवर्स लोगों को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या क्या इनोवेशंस करी, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करा। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने यूरेशिया की हिस्ट्री को इम्पैक्ट करा, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। ठीक है, अब इनके बारे में, मंगोल्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्सेस। सोर्सेस मतलब हमें कैसे पता है इनके बारे में। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर तो डाल दिया हिस्ट्री में, पर हमें कहाँ से पता लग रहा है इन लोगों के बारे में, वो समझते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1, इन लोगों के बारे में एक यूनिक बात ये है कि इन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, इन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में खुद से कभी नहीं लिखा, तो हमें इनके बारे में जो कुछ भी पता है वो बाकी लोगों से पता। ठीक है, उस टाइम पे जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग थे वो कुछ लिखते थे, एंड उन्होंने जो कुछ भी लिखा चेंगिस खान के बारे में, मंगोल्स के बारे में, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि अच्छा हिस्ट्री में ये सब हुआ। ठीक है, तो हमें इनका पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है,
जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ऐसे मान लो कि मैंने अपनी कहानी नहीं बताई पर आपने किसी और टीचर से सुन लिया कि अनुष्या दीदी कैसी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा है कि मैंने खुद से कभी आपको अपने बारे में नहीं बताया पर आपने कहीं और से, किसी और टीचर से, किसी और भैया दीदी से सुन लिया। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है यहाँ पे कि हम बाकी कम्युनिटीज की हिस्ट्री को उठाकर मंगोल्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बाकी कम्युनिटी के लोग थोड़े बायस्ड होते थे, है ना। तो अगर चेंगिस खान ने किसी के साथ थोड़ा बहुत गलत कर दिया तो वो उनके बारे में बहुत गलत लिखते थे हिस्ट्री में। तो हम थोड़ा सा मतलब एक बायस्ड हिस्ट्री हमने पढ़ी उनकी जब हम दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव को पढ़ते थे, ठीक है। तो जो रशियन लोग हैं ना, जो रशियन स्कॉलर्स हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यूबल रिसर्च करी है इनके ऊपर, ठीक है। तो 18th और 19th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और अलग अलग चीज़ें हमें बताई मंगोल से रिलेटेड, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों का नाम हमारी बुक में दे रखा है तो आप लोग याद करना, ठीक है। तो एक स्कॉलर थे, उनका नाम था, बड़ा ही मतलब टफ सा नाम है, बोरिस याकोवलेविच व्लादिमीर्त्सोव, ठीक है। तो ये रशियन नाम है इसलिए बोलने में इतना अजीब लग रहा है, पर हाँ आप लोगों को स्पेलिंग याद रखनी है। तो एक स्कॉलर थे हमारे, ठीक है, इनको हम बोरिस बोलेंगे, ठीक है। तो एक स्कॉलर थे हमारे बोरिस, इन्होंने बहुत कुछ बताया हमें इनके कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या थी मंगोल्स के बारे में, मंगोल्स ने बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों ने इनकी हिस्ट्री को लिखा है ना। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों ने इनके बारे में हमें समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कहीं पे लोगों ने चाइनीज़ में इनके बारे में लिखा है, कुछ लोगों ने मंगोलियन भाषा में लिखा है, कुछ लोगों ने पर्शियन, कुछ लोगों ने अरेबिक, ठीक है। बाद में हम देखते हैं इटालियन, लैटिन, फ्रेंच और रशियन भाषा में भी कुछ कुछ इनके हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो मतलब इतने डाइवर्स लैंग्वेजेस के लोगों ने इनके बारे में लिखा था। अब इसमें पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे मान लो एक फ्रेंच किसी इंसान ने फ्रेंच में लिखा है और मान लो दूसरे किसी इंसान ने इटालियन में लिखा है, तो कायदे से इन दोनों को लिखना तो सेम चाहिए था ना। लिख तो ये सेम हिस्ट्री के बारे में रहे हैं, भले ही इनकी लैंग्वेज अलग हो, तो इनका जो पॉइंट था वो तो सेम होना चाहिए था। पर हमने कई बार ऐसा देखा कि दोनों ही सेम इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे थे पर दोनों ही इवेंट को एकदम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हमें ऐसे देखने को मिले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगोलियन और चाइनीज वर्जन जो है चेंगिस खान का, ठीक है, उसका टाइटल, उस बुक का टाइटल था द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ठीक है। और ये दोनों बुक्स सेम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं पर दोनों में ही अलग अलग डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। सिमिलरली इटालियन और लैटिन वर्जन है एक ट्रैवलर का, मार्को पोलोस का, ठीक है। एंड उसमें भी हम देखते हैं कि हिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और स्कॉलर्स थे जैसे कि इगोर दे रैशविल्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हमें मंगोल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट गेरहार्ड डॉर्फर, ठीक है। तो ये सारे आपको कुछ नाम याद रखने हैं, ये सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ें पता लगाई और हमें बताई मंगोल्स से रिलेटेड, ठीक है। चलो, एज वी विल नोटिस थ्रू द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, आप इस पूरे चैप्टर में एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जो चेंगिस खान है उन्होंने बहुत इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स करी, ठीक है। बहुत कुछ उन्होंने हासिल करा, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अचीव करा, बट अब भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिली है। स्कॉलर्स आर स्टिल अवेटिंग, जो स्कॉलर्स हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, वो अब भी इस उम्मीद में है कि हमें और बेटर सोर्सेज में भी मिल जाएं, ठीक है। चलो, तो ये तो पूरा सोर्सेज का हो गया कि हमें कैसे पता है मंगोल्स के बारे में या चेंगिस खान के बारे में। अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो इन दी अर्ली डेकेड ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है, कब की बात हो रही है, अर्ली डेकेड 13th सेंचुरी की, ठीक है। तो इस दौरान यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में जो बाकी राजा लोग थे उनको एहसास होने लग जाता है कि हम लोग खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान धीरे धीरे चेंगिस खान स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं और चेंगिस खान फिर बाद में क्या करते हैं, अभी आप पढ़ोगे, एक एक करके हर एक एरिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यूरेशिया में जो बाकी राजा लोग थे वो धीरे धीरे यूनाइट होने लग गए थे कि आगे जाके जब चेंगिस खान की पावर बढ़ेगी तो हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है। कब की बात है ये, 13th सेंचुरी की शुरुआत की, ओके।
अब जो चेंगिस खान थे ना, ये मतलब बहुत ही एक एम्बिशियस रूलर थे। इनका मकसद ये नहीं था कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा राज्य बनाना है मंगोल, जिसमें मैं अपने लोगों को रखूंगा, नहीं, ठीक है। ही हैड अ मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड, ठीक है। सेंटेंस का मतलब है कि भगवान भी चाहते थे कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल करें, ठीक है। मतलब उनकी डेस्टिनी थी कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल करें। तो अभी आप देखोगे मैप में आपके लिए लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही बड़े साम्राज्य को ये संभालते थे, ठीक है। हालांकि ये अपने खुद के लाइफ टाइम में, ठीक है, अपने खुद के लाइफ टाइम में जब तक ये जिंदा रहते हैं तब भी ये बहुत बड़े एरिया को ही रूल कर रहे होते हैं। पर इनके डेथ के बाद जो इनके डिसेंडेंट्स आते हैं, डिसेंडेंट्स मतलब इनके जो भी सक्सेसर्स, नेक्स्ट जो भी राजा वगैरह बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो एम्पायर को और भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो इनके बहुत सारे ग्रैंडसन होते हैं, उनमें से एक ग्रैंडसन थे मोंके, ठीक है। तो मोंके ने क्या करा था, एक बार एक फ्रेंच राजा को धमकी दी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने, अच्छा, क्लास 9th में एक राजा याद है, लुई 16, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, है ना। तो वैसे ही मोंके ने एक बार लुई 9 को धमका दिया था, ठीक है। तो क्या बोला, वैसे तो हमारे बुक में बहुत ही बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, मैं उसका जिस्ट आपको बताती हूँ कि क्या बोला मोंके ने फ्रेंच रूलर को। इन हेवन देयर इज ओनली वन इटर्नल स्काई, ऑन अर्थ देयर इज ओनली वन लॉर्ड चेंगिस खान द सन ऑफ हेवन, ठीक है। तो ऐसे करके डराया कि हेवन में क्या है, एक ही भगवान है, और ऐसे ही अर्थ में एक ही लॉर्ड है, और वो कौन है, चेंगिस खान है, ठीक है। द सन ऑफ हेवन, वो मतलब भगवान के ही सन है। तो ये सारी चीजें बोली मोंके ने लुई 9 को, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ ऐसी मतलब डायलॉग बाजी करे जा रहे थे, ऐसी मतलब फेंके जा रहे थे कि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। सही में चेंगिस खान एंड उनके जो मतलब ग्रैंडसन्स थे वो सही में इतने स्ट्रांग थे, इसीलिए वो ऐसी डायलॉग बाजी वगैरह करते थे, ठीक है। दे वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बस बोले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं था। दे वर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स, ही रियली डिड मीन दैट, ओके। 1236 से लेके 41 तक हम देखते हैं कैंपेन्स ऑफ बाटू, ये भी एक ग्रैंडसन थे चेंगिस खान के। तो ये क्या करते हैं, ये रशिया के मॉस्को तक कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। पोलैंड, हंगरी, ठीक है, वियना के कुछ एरियाज, इन सारे एरियाज के ऊपर ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो 13th सेंचुरी में हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि मंगोल्स के साथ इटर्नल स्काई थी। इटर्नल स्काई मतलब, इटर्नल स्काई का यहाँ पे मतलब ये है कि भगवान इनका साथ दे रहा था, हम ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। जिन भी एरियाज के ऊपर चेंगिस खान अटैक करने आते थे, लोग मानते थे इट इज़ द राथ ऑफ गॉड, मतलब भगवान का गुस्सा है, इसीलिए शायद हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। लोग मानते थे कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। मतलब लोग इन्हें मतलब भगवान का इशारा, मतलब ऐसी चीज़ों के साथ लिंक करते थे, ओके। नेक्स्ट पता है, आप लोगों ने सुना होगा जो अलेक्जेंडर थे उनको वर्ल्ड कॉन्करर कहा जाता था, पर चेंगिस खान ने उनके भी अचीवमेंट से ज़्यादा अचीव करके दिखाया, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें की कैसे होंगी चेंगिस खान ने, ठीक है। तो कैसे इतने बड़े एरिया के ऊपर कब्जा करा, लाइक आई सेड बहुत ही बड़ा एरिया था, तो सारे लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को कैसे संभाला, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कैसे संभाला तो बाद में समझेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मंगोल्स थे कौन। अब भी हमने क्लियरली डिस्कस नहीं करा कि चेंगिस खान थे कौन, वो कहाँ रहते थे, ठीक है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें पहले हमें समझ लेनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मैप लेकर आई हूँ, ठीक है, मैप देख लो। तो ये आपको जो भी पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, मैप में ज़्यादातर इंडिया के ऊपर वाला एरिया तो ग्रीन ही है ना। तो ये पूरा जो भी ग्रीन इलाका है, एक टाइम ऐसा था जब चेंगिस खान या फिर मंगोल लोगों ने इस पूरे एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो यूरोप का हिस्सा भी घेर रखा है उन्होंने, और अपना एशिया का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्होंने घेर रखा है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, इन्हें गॉड के साथ लिंक करा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी अचीवमेंट सही में उतनी ज़्यादा थी, बहुत बड़े राज्य के ऊपर इन्होंने रूल करा, ठीक है। चलो, तो अब मंगोल्स के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में कवर करते हैं, ठीक है। तो जो मंगोल्स थे वो डाइवर्स लोग थे, जाहिर सी बात है, इतने बड़े ज़मीन को घेर रखा है तो सारे लोग अलग अलग टाइप के थे। पर ये लोग लिंक्ड कैसे थे, मंगोल्स जो ओरिजिनल मंगोल्स थे उनकी लैंग्वेज सिमिलर रहती थी,
ठीक है। तो इनके कल्चर्स और बिलीफ डिफरेंट हो सकते हैं, डाइवर्स हो सकते हैं, पर ये लैंग्वेज के थ्रू लिंक्ड रहते थे, ठीक है। तो टटार्स, खितान, मंचूस, ठीक है, ये सब लोग मतलब मंगोल्स में ही अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो टटार्स, खितान और मंचूस ये ईस्ट में रहते थे, ठीक है, और वेस्ट में कौन रहता था? टर्किक ट्राइब्स, ठीक है। तो ये अलग अलग ऐसे ट्राइब्स का नाम है, ओके। अब मंगोल्स में से कुछ लोग ऐसे थे जो पैस्टरलिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो कैटल्स को रखते थे अपने साथ, गोट, शीप, इन सारे एनिमल्स को रखते थे। एंड अगर आप कैटल्स को रखते हो अपने साथ तो एक एरिया में सेटल नहीं हो सकते, वो एक एरिया से दूसरे एरिया घूमते रहते थे, अपने कैटल्स को कहीं कहीं कुछ कुछ खिलाते रहते थे। बाकी मंगोल्स क्या थे? हंटर्स थे या फिर गैदरर्स थे। वो हंटिंग करते थे या कोई फॉरेस्ट ढूंढ के सामान को गैदर करते थे। जो पैस्टरलिस्ट थे इनके पास अक्सर हॉर्स रहता था, शीप रहता था, ठीक है, कैमल, गोट, इन टाइप के एनिमल्स इनके पास रहते थे, ठीक है। ये स्टेपीज एरिया में रहते थे, सेंट्रल एशिया के। स्टेपीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, एक ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड को कहते हैं स्टेपीज। अभी मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में ये लोग अपने कैटल्स को रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनका जो पूरा एरिया था, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि वेस्ट में क्या था? वेस्ट में एक आइस कैप्ड माउंटेन था, मतलब एक ऐसा माउंटेन जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है। तो उस माउंटेन का नाम था अल्टाई माउंटेन्स, ठीक है। और साउथ में क्या था? साउथ में इनका एक डेजर्ट था जिसे हम कहते हैं गोबी डेजर्ट, एरिड एरिया था, ठीक है, ड्राई सा एरिया था। नेक्स्ट यहाँ पे रिवर्स भी थी, ओनन और सेलेंगा, ठीक है, ओनन और सेलेंगा रिवर्स भी यहाँ पे फ्लो होती थी, ठीक है। तो कहीं पे ठंड होती थी, कहीं पे मतलब नदियाँ हुआ करती थी। तो ऐसे थोड़ा इनका जो क्लाइमेट था वो भी डाइवर्स सा था, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता था इनका पूरा एरिया जहाँ पे ये पैस्टरलिस्ट रहते थे, कैटल्स वगैरह अपने घुमाते थे, ठीक है। चलो, अब जो हंटर गैदरर्स थे ना, ये नॉर्थ के एरिया में रहते थे, साइबेरियन फॉरेस्ट के पास, ठीक है। इन्हें हंटिंग करनी होती थी, फॉरेस्ट से गैदरिंग करना होता था, तो ये कुछ ऐसे एरिया में रहते थे। और जो पैस्टरलिस्ट थे ये क्या करते थे? इनके पास कैटल होते थे, तो ये कैटल के फर से, ठीक है, ये एनिमल के फर को ट्रेड करते थे, ठीक है। ये कैटल रखते थे अपने साथ, तो कैटल से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स इनको मिलते थे उनको ये ट्रेड करते थे। नेक्स्ट, ये जो पूरा रीजन था ना, इस रीजन का जो क्लाइमेट था वो बहुत हार्श होता था। तो यहाँ पे कई बार बहुत लॉन्ग विंटर्स होते थे, ठीक है, और थोड़े से टाइम के लिए समर होता था, ठीक है। एग्रीकल्चर वैसे तो पॉसिबल था, चाहे तो ये लोग कर सकते थे, पर ये लोग करते नहीं थे एग्रीकल्चर, क्योंकि मतलब बहुत ऐसा छोटा सा टाइम पीरियड होता था पूरे साल में जब खेती कर सकते थे, तो ये लोग खेती करते नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने फार्मिंग करना बंद कर दिया था। वैसे भी ये लोग इनके पास कैटल ज़्यादा होते थे, तो ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक घूमते रहते थे, पर ये लोग फार्मिंग नहीं करते थे। अब ये चीज़ हमने सिर्फ यहीं पर देखी है, ठीक है। बाकी किंगडम्स में हमने देखा वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक ये लोग फार्मिंग करते ही नहीं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग हंटिंग कर लेंगे, गैदरिंग कर लेंगे, ठीक है, हम नोमैड्स की तरह रहेंगे, पर हम लोग फार्मिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इन लोगों की कभी कोई बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन या डेंस सेटलमेंट नहीं रही, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन्होंने कोई मतलब बहुत ग्रेट सिटीज़ वगैरह भी नहीं बनाई, ठीक है। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते थे, तो इन्होंने किसी एक एरिया में सेटल होके कोई बहुत बड़ा सा शहर या सिटी ये सब नहीं बनाया, ठीक है। एथनिक एंड लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड मंगोल पीपल, बट स्कार्स रिसोर्स मेंट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, ठीक है। तो वैसे तो ये लोग क्या थे? ये लोग लैंग्वेज की वजह से यूनाइटेड थे, मैंने आपको बताया, बहुत बड़े ज़मीन पर रहते थे, तो सारे लोग डाइवर्स थे, ठीक है। ये लोग लैंग्वेज के वजह से यूनाइटेड थे, ओके, पर इनके पास रिसोर्सेज कम होते थे, है ना। ये हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, थोड़े बहुत कैटल्स हैं इनके पास, बस। तो इनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती थी, एंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे, ठीक है। एंड इसमें क्या होता था, कुछ फैमिलीज ऐसी होती थी जो रिच हुआ करती थी। रिच मतलब ज़्यादा एनिमल, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज, ठीक है, और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे, वो पॉलिटिकल मैटर्स में ज़्यादा बोलते थे, ओके।
नेक्स्ट, पीरियोडिक कैलामिटीज जब भी आती थी, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत तेज ठंड पड़ गई, ठीक है, लोगों के पास खाना नहीं है, ड्रॉट पड़ गया, पानी की कमी चल रही है, तो ऐसे में क्या होता था, लोगों को आपस में लड़ना ही पड़ जाता था रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग मतलब रिसोर्सेज के लिए लड़ते थे, पर कभी इतनी भी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई, मतलब वॉर टाइप आपस में इन लोगों ने ऐसी भी कोई लड़ाई नहीं करी, ठीक है। चलो, सेंट्रल एशिया नोमैड्स टू ट्रेड एंड बार्टर देयर सेडेंटरी नेबर्स इन चाइना। अब देखो, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ये तो हमने समझ लिया। इनका जो बेसिक लाइफस्टाइल था वो भी मतलब इतना बढ़िया नहीं था कि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों। तो अब अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, आपस में लड़ना पड़ रहा है, तो एक तरीका तो क्या है कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाइना जो अपनी कंट्री है उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या था, म्यूचुअल बेनिफिट था। चाइना को भी ये लोग सामान देते थे और चाइना से भी ये लोग सामान लेते थे, तो दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट का ये ट्रेड था, ठीक है। पर ट्रेड करते टाइम कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, चाइना के लोग मंगोल्स को धमकाते थे जब भी इन्हें बेटर ट्रेड करनी होती थी, और मंगोल्स के लोग चाइनीज़ लोगों को धमकाते थे जब उन्हें बेटर ट्रेड करनी होती थी, ठीक है। तो ट्रेड के बीच में ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते भी थे ताकि इनको ज़्यादा फायदा मिले आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है। Even as early as the 8th century, they built fortifications to protect their subjects. अब चाइना जो है, चाइना ना इस लड़ाई में ज़्यादा नुकसान चाइना का होता था, ठीक है। तो चाइना ने क्या करा, 8th सेंचुरी के अराउंड ही फोर्टिफिकेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। फोर्टिफिकेशन मतलब डिफेंस, ठीक है, दीवार बनाना, फोर्ट्स बनाना, किले बनाना, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, ठीक है। तो बहुत अर्ली टाइम पर ही चाइना को समझ आ जाता है कि मंगोल्स लोग हमें ज़्यादा ही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो चाइना के लोगों ने फोर्टिफिकेशन, वॉल बनाना, किले बनाना, ये सब स्टार्ट कर दिया था। एंड ऐसे ही धीरे 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 करके इनका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था, जो कि इन्होंने मंगोल्स से बचने के लिए ही बनाया था। हालांकि आगे जाकर इसका कुछ खास फायदा होता नहीं है, अभी आप पढ़ोगे, पर हाँ अभी के लिए इतना समझ लो कि ये लोग ट्रेड जब करते थे तब टेंशन बहुत होती थी। उस टेंशन से बचने के लिए चाइना ने क्या करा, डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश करी। डिफेंस कैसे बढ़ाया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाकर, और ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये पूरा आपको, ये जो पूरा वॉल दिख रहा है, इसका मेन मकसद ये था कि ट्रेड के टाइम पे टेंशन बहुत हो रही है, हम आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं, तो मंगोल से बचने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। चलो, तो अब हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया इनके बारे में। अब हम चेंगिस खान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चेंगिस खान कौन थे वो समझते हैं। तो जो चेंगिस खान थे ना, इनकी मतलब बहुत ही सैड सी स्टोरी है। इन्होंने इतने बड़े एरिया के ऊपर कब्जा तो करा, पर ऐसा नहीं था कि इनकी लाइफ बहुत आसान थी, बहुत मतलब सैड सी लाइफ थी, ठीक है। देखते हैं अभी। तो जो चेंगिस खान थे वो बॉर्न कब हुए थे, 1162 ईयर के अराउंड ये बॉर्न हुए थे। ओनोन रिवर के पास ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। आज के टाइम पे मंगोलिया के एरिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। एंड जब ये बॉर्न हुए थे, इनका नाम चेंगिस खान नहीं था, इनका नाम क्या रखा गया था, तेमुजिन, ठीक है, तेमुजिन रखा गया था। एंड इनके फादर का क्या नाम था, येसुजी, ठीक है। नेक्स्ट, येसुजी कौन थे, ये कियट ट्राइब के, ठीक है, कियट एक क्लैन था, उस क्लैन के ये चीफ थे, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, जब तेमुजिन बहुत यंग थे, ठीक है, मतलब जब चेंगिस खान बहुत ज़्यादा यंग थे, तब उनके फादर को मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, उनके फादर को मार दिया जाता है। तो अब ऐसे में क्या था, फैमिली में सिर्फ मदर बची। मदर का क्या नाम था, ओलेनेक, ठीक है। तो मदर क्या करती हैं, तेमुजिन, और तेमुजिन के भाई भी होते हैं बहुत सारे, और स्टेप ब्रदर्स भी होते हैं। तो मदर क्या करती हैं, बहुत ही मुश्किल हालातों में जैसे तैसे बच्चों को रेज करती हैं, अलग अलग स्किल्स सिखाती हैं, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद तेमुजिन को कैप्चर कर लिया जाता है एंड उनको स्लेव बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, ठीक है। और तेमुजिन जब छोटे होते हैं ना, तभी उनकी शादी भी हो जाती है, ठीक है। एंड उनकी वाइफ का नाम था बोर्ते, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आएगा और धीरे धीरे चेंगिस खान थोड़े और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। एक दिन क्या होता है, जो इनकी वाइफ थी उनको किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत बुरा लगता है तेमुजिन को कि मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया, ठीक है।
तेमुजिन क्या करते हैं, हर जगह जाते हैं, अपनी वाइफ को ढूंढते हैं एंड वाइफ को ढूंढने के चक्कर में वो बहुत सारे लोगों से लड़ते हैं एंड धीरे 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 अपने एरिया को, राज्य को एक्सपैंड करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मतलब उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स रहे, उनके एम्बिशंस भी ज़्यादा थे। उसी में ही एक और मतलब फैक्टर ये था कि उनकी वाइफ को कोई किडनैप कर लेता है एंड वाइफ को ढूंढने के चक्कर में वो बहुत सारे हार्डशिप से गुजरते हैं, बहुत सारे एरियाज के ऊपर कब्जा करते हैं। इस दौरान जो तेमुजिन थे वो बहुत सारे दोस्त भी बनाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं था कि एक छोटा बच्चा अकेला लड़के हर जगह जीत रहा था, बहुत सारे एलाइज भी थे, बहुत उनके दोस्त भी थे। तो कुछ उनके एलाइज के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हेल्प करी उनकी, ठीक है। एक थे बोंगरचू, ठीक है, एक तो इनके यंग फ्रेंड ये थे, ये इनके फर्स्ट फ्रेंड थे, ठीक है। नेक्स्ट इनके एक ब्लड ब्रदर थे, ठीक है, जमुका नाम के, ठीक है। अभी तो ब्लड ब्रदर हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी ये धोखा भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, तेमुजिन क्या करते हैं, चेंगिस खान क्या करते हैं, अपने फादर के साइड की जो फैमिली थी उनके साथ दोस्ती करते हैं, फादर के जो ब्रदर होते हैं उनके साथ दोस्ती करते हैं। उनका नाम था ओंग खान, ठीक है। फादर के ब्रदर के साथ, मतलब उनके ब्रदर के साथ ये दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 1180 तक आते आते तेमुजिन जो थे वो ओंग खान के दोस्त रहते हैं एंड उनके पावर को यूज करके वो अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करते हैं। वो जमुका को भी हराते हैं। जमुका स्टार्टिंग में भाई थे, है ना, तो स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, दोस्त थे, बाद में वो दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो जमुका को भी हराने में मदद करते हैं ओंग खान तेमुजिन की, ठीक है। अब जमुका को हराने के बाद तेमुजिन को पता लगता है कि अच्छा मेरे अंदर और भी टैलेंट है, ठीक है। यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं लोगों को हरा सकता हूँ। अब यहाँ से वो एक एक करके बहुत सारे राज्य को हराते चलते हैं, ठीक है। द फाइनल डिफीट ऑफ नेमान पीपल एंड पावरफुल जमुका इन 1206 लेफ्ट तेमुजिन एज डोमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को हराने के बाद, जमुका को भी हराने के बाद आसपास के लोग मान जाते हैं कि तेमुजिन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग राजा हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये सारे जो मतलब अलग अलग क्लान्स के लोग थे, इनकी एक असेंबली थी, ठीक है, इनका एक ग्रुप था और ये सारे ग्रुप के लोग बोल देते हैं कि तेमुजिन जो है ये ग्रेट खान है, ठीक है, ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स है, मतलब मंगोल्स में सबसे ग्रेट राजा हैं। तो ऐसे ही इसी कारण के वजह से इनको नाम दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है चेंगिस खान। तो ये इनका नाम नहीं था, नाम इनका तेमुजिन था, चेंगिस खान। सारी असेंबली के लोग मिलकर इनको एक टाइटल देते हैं जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, ठीक है, मतलब पूरे यूनिवर्स का रूलर, राजा, ठीक है, या फिर ओशियानिक खान, मतलब सबसे ग्रेट खान या फिर पूरे यूनिवर्स का राजा, ठीक है। ऐसा इनको एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब तेमुजिन क्या करते हैं, ठीक है, चेंगिस खान कहेंगे अब हम इनको, अब तो हमें पता चल गया इनका टाइटल था ये, ठीक है। चेंगिस खान अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इन्हें चाइना के ऊपर कब्जा करना था, ठीक है। चाइना उस टाइम पर, चाइना पूरे चाइना के हम 3 हिस्से कर सकते थे, ठीक है। तो तीनों हिस्सों में अलग अलग लोग संभाल रहे थे चाइना को, ठीक है। एक थे सीसिया, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं चाइना में जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को संभाल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, जर्शियन, ठीक है, जिनकी चिन डायनेस्टी के लोग नॉर्थ चाइना को संभाल रहे थे, ठीक है। और एक था संग डायनेस्टी, ये लोग कहाँ संभाल रहे थे, ये चाइना के सदर्न हिस्से को संभाल रहे थे। तो 1209 तक आते आते सीसिया को हरा देते हैं चेंगिस खान, ठीक है। और मैंने आपको बीच में कहा था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो क्या करते हैं चेंगिस खान, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करके 1213 में पेकिंग वाले एरिया में अटैक करते हैं, ठीक है। पेकिंग वाला एरिया मतलब जहां पर चिन डायनेस्टी थी, ठीक है। तो चिन डायनेस्टी के ऊपर भी ये कब्जा कर लेते हैं 1215 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 1234 तक बहुत लंबी लड़ाई चलती रहती है, बट चेंगिस खान वॉज सेटिस्फाइड इनफ विद द प्रोग्रेस। चेंगिस खान को लगता है कि पर मैंने चाइना के ऊपर काफ़ी कब्जा कर लिया। चेंगिस खान वापस अपने मंगोलियन होमलैंड चले जाते हैं और उनके जो मतलब मिलिट्री के हेड वगैरह होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनसे बोल देते हैं कि मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, तुम चाइना को संभाल लो, क्योंकि वो अपने घर की तरफ चल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1219 से लेके 1221 के अराउंड ये और भी बहुत ग्रेट शहरों के ऊपर कब्जा करते हैं, औत्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, ठीक है। इन सारे एरियाज के ऊपर ये एक एक करके कब्जा करते हैं।
ऐसा कोई भी शहर जो उनके खिलाफ बोलता था, जो उनको मतलब रेजिस्ट करता था, ऐसे कहता था कि नहीं नहीं हमें चेंगिस खान नहीं चाहिए, उनको मतलब बहुत परेशान किया जाता था। पूरे पूरे शहर को कई बार ये एकदम डिस्ट्रॉय कर देते थे। इसीलिए इनकी एक रेपुटेशन थी कि ये मतलब बहुत ही क्रूअल राजा हैं। ओके, तो एक मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक बार पता है क्या हुआ, एक ऐसा शहर था जहाँ पे चेंगिस खान के एक प्रिंस मतलब उनके एक बेटे की डेथ हो जाती है। ठीक है, चेंगिस खान को बहुत बुरा लगता है कि हमारे राज्य का एक प्रिंस उस शहर में कैसे मर गया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे प्रिंस को मार दिया। तो चेंगिस खान अपने आर्मी के लोगों से बोलते हैं कि एक काम करो, उस पूरे टाउन को मतलब डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो, ऐसे जला दो कि उस टाउन का कोई डॉग या कोई कैट भी नहीं बचना चाहिए, कोई एनिमल तक नहीं बचना चाहिए। और वो लोग सही में ऐसा करते हैं, वो पूरे पूरे टाउन को जला देते हैं इस एज अ सिंबल कि तुमने हमारे प्रिंस को मारा तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब रूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, जो मंगोल लोग हैं वो अजरबैजान तक आते हैं। ठीक है, जहाँ पर सुल्तान मोहम्मद रूल करते थे, वहाँ पर अटैक करते हैं, रशिया के लोगों को हराते हैं। ठीक है, कैस्पियन सी तक ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इंडस के बैंक्स तक पहुँचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने पास इंडस तक पहुँच गए तो ये लोग इंडिया के ऊपर कब्जा करने नहीं आते क्या? इंडिया तक भी ये आने ही वाले थे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा नॉर्थ इंडिया और मतलब आसाम के एरिया तक ये लोग पहुंच गए थे। पर यहाँ तक आते आते ना मतलब यहाँ का इन्हें टेम्परेचर भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट भी इनको सूट नहीं करता। एंड इसी टाइम के अराउंड जो चेंगिस खान थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हो गए थे। ठीक है, पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत करी, पूरी ज़िंदगी इन्होंने लड़ाई झगड़े करे, अब वो थक गए थे, बहुत ओल्ड हो गए थे और 1227 आते आते तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो अपना इंडिया बच जाता है, वरना चाहते तो मतलब ये इंडिया के ऊपर भी बिल्कुल कब्जा शायद कर ही लेते। ठीक है, चलो, हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर एस्टाउंडिंग। ठीक है, इनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थे वो बहुत ही ग्रेट थे। ठीक है, एंड इनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। एंड इनका जो भी सक्सेस रहा है उसके पीछे मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो इनकी जो मिलिट्री थी उस मिलिट्री की हॉर्स राइडिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, इनकी स्पीड एंड मोबिलिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये लोग रैपिड शूटिंग करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे गन वगैरह तो नहीं थे इनके पास। ये लोग क्या करते थे, बो एंड एरो को यूज़ करते थे। एंड बो एंड एरो का इनका जो एरो होता था ना बहुत ही लाइट मटेरियल का होता था। ठीक है, वैसे भी ये ऐसे लोग थे जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, तो हंटिंग की तो इन्हें बहुत अच्छी आदत थी, जिसके वजह से ये और अच्छे से लड़ाई कर पाते थे। और एक और चीज़ पता है ये लोग क्या करते थे, जो इनके मिलिट्री के लोग थे बहुत हार्ड वर्किंग थे। ये ऐसे सिचुएशंस में अटैक करते थे जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आर्मी अभी अटैक कर सकती है। ठीक है, तो जब बहुत तेज़ ठंड होती थी, इतनी ठंड होती थी कि पानी वानी जम जाता था लेक में, तब भी चेंगिस खान की जो आर्मी है वो एक्टिव रहती थी, वो ऐसे ठंड में भी लड़ाई करने के लिए जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रोजन रिवर्स वगैरह पार करके जाते थे, कैंप्स में रहते थे ये लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि इस रीज़न के वजह से इनका मिलिट्री स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे ये सीज इंजन्स, नैप्था, बम्बार्डमेंट, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने लगते हैं। इनके बहुत बढ़िया इंजीनियर्स थे जो लाइट इक्विपमेंट बनाते थे, जिनको उठा के ये दूर दूर तक ट्रैवल भी कर पाते थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मंगोल्स आफ्टर चेंगिस खान। ठीक है, चेंगिस खान की तो डेथ हो गई अभी, है ना, हमने अभी पढ़ा। अब आगे क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट कौन आया, क्या किया, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, तो चेंगिस खान के बाद जो मंगोल्स का टाइम था, उस टाइम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज क्या था, 1236 से लेके 1242 तक चला। ठीक है, व्हेन मेजर गेन्स वर, इस टाइम पर किन एरियाज के ऊपर कब्जा करा इन लोगों ने, रशिया, रशियन स्टेपीज, बल्गर, कीव, पोलैंड और हंगरी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फेज में इन्होंने क्या करा, 1255 से लेकर 1300 के बीच में इन्होंने पूरे चाइना के ऊपर कब्जा करा, ईरान, इराक और सीरिया के ऊपर भी इन लोगों ने कब्जा करा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, द मंगोल मिलिट्री फोर्सेस मेट विद फ्यू रिवर्सल्स। 1203 के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं मंगोल्स के पास।
ठीक है। 1260s के अराउंड भी हम देखते हैं कि इनका जो थोड़ा बहुत कैंपेन था वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, एंड इसके अलग अलग रीज़न थे। एक रीज़न तो क्या था कि मंगोल्स की आपस में ही पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है। अब चेंगिस खान तो चले गए, तो नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, किसको क्या हिस्सा मिलेगा, ये सब सोच के ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे। These interests were more important than the pursuit of campaigns. इनको लगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स करना अब भी ज़्यादा ज़रूरी है, यूरोप के ऊपर कब्जा तो बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड कंपल्शन occurred as Jochi and Ogde lineages were marginalized by Toluyid branch of Chengiz Khan, ठीक है। अब सेकेंड दिक्कत क्या आती है, देखो ये चेंगिस खान है, ये एक फैमिली ट्री हमारे बुक में भी है, जस्ट इन केस आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा तो बुक में देखना, ठीक है। तो ये चेंगिस खान थे और ये यहाँ की मतलब एक लाइनेज थी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे ओगदेई, ठीक है, और जोची जिनके बारे में बुक में लिखा है, तो ये कुछ सन्स थे इनके और ये उनके भी बेटे थे, ग्रैंड सन्स थे, ठीक है। और एक दूसरी लाइनेज थी चेंगिस खान की जो ऐसे जा रही है, एक ट्री ऐसे जा रहा है ना। तो इनको अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे आते हैं मोंके, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है, धमका रहे थे ना ये फ्रांस के राजा को, वही वाले मोंके। तो ये ऊपर वाला जो फैमिली है ना और ये जो नीचे वाली फैमिली है, ये लोग आपस में कई बार लड़ते थे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो तोलुयुद ब्रांच थी, मतलब ऊपर वाली जो ब्रांच है, ठीक है, ये इनसे भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं, ठीक है। विद द एसेशन ऑफ मोंके, अ डिसेंडेंट ऑफ Tolui, Chengiz Khan's youngest son military campaigns were pursued energetically. बाद में क्या होता है, मोंके, ठीक है, कहाँ गए मोंके, हाँ मोंके, बाद में मोंके राजा बनते हैं एंड फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत एनर्जेटिकली, ठीक है, बहुत पैशन के साथ अपने राज्य को और बड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हम देखते हैं कि 1260s के अराउंड जो तोलुइद लोग हैं, ठीक है, मतलब मोंके के जो भी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये चाइना के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। फोर्सेस एंड सप्लाईज वर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड इनटू हार्टलैंड्स ऑफ मंगोल डोमिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, मंगोल डोमिनियन में भी ये लोग फोर्सेस को ले जा रहे थे। मंगोल्स फील्डेड अ स्मॉल अंडरस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट इजिप्शियन आर्मी। इस दौरान क्या होता है, जब मोंके आ जाते हैं, इस दौरान हम देखते हैं कि ये लोग चाइना के खिलाफ लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे, तो सारी मिलिट्री, सारे रिसोर्सेज चाइना के ऊपर लग रहे थे। इसी दौरान ये लोग इजिप्ट के साथ भी एक वॉर कर रहे थे, पर सारे लोग तो चाइना में बिजी हो गए थे, तो इजिप्ट के पास जो आर्मी पहुंची वो आर्मी अंडरस्टाफ थी, उस आर्मी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पर एनीवे ये लोग मतलब बढ़िया तरीके से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये चाइना के ऊपर भी धीरे धीरे अपने कैंपेन्स को कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिकली it was at the movement of its greatest success that internal turbulence between members of ruling family manifested, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि इंटरेस्टिंगली जब मंगोल का ये पूरा एम्पायर एकदम टॉप पर चल रहा था, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा था, उसी टाइम के अराउंड इनके घर में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती रहती थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मंगोल्स के सोशल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके मिलिट्री में कौन कौन होता था, मिलिट्री में यंग लोग, एबल बॉडीड मतलब स्ट्रॉन्ग लोग, इन सारे लोगों को ये लोग मिलिट्री में डालते थे, मेल्स होते थे, ठीक है। एंड इनके पास आर्म्ड फोर्सेस होते थे, जब भी ज़रूरत आती थी तो ये लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, चेंगिस खान के आने से पहले एक अलग सिस्टम था, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम हुआ करता था। चेंगिस खान जब राजा बनते हैं, मतलब जब चीफ्टियन बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेपेज सिस्टम। स्टार्टिंग में पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंगिस खान की आर्मी अरेंज थी, ठीक है। डेसिमल यूनिट्स में ये लोग अपनी आर्मी को अरेंज करते थे, मतलब एक डिवीजन होता था जिसमें टेंस में लोग होते थे, दूसरा डिवीजन होता था जिसमें हंड्रेड्स में लोग होते थे, ठीक है, और एक ग्रुप होता था जिसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे। तो इस तरीके से ये लोग अपनी आर्मी को अरेंज करते थे, पर चेंगिस खान कुछ टाइम के बाद इस प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जितनी भी आर्मी थी वो उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, उनके यूनिट्स बनाते हैं, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा लोग हैं आर्मी में, तो उस आर्मी को यूनिट्स में डिवाइड करा और एक एक यूनिट अपने बच्चे को उन्होंने पकड़ा दिया, ठीक है।
तो एनी इंडिविजुअल हु ट्राइड टू मूव फ्रॉम हिज और हर अलॉटेड ग्रुप, मान लो हमने एक इंसान को किसी एक राजकुमार के ग्रुप में डाला, ठीक है, और वो जो सोल्जर है वो अपने ग्रुप से निकलकर किसी और ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उस सोल्जर को बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। बिना परमिशन के तुम अपने ग्रुप को चेंज नहीं कर पाते थे। जो लार्जेस्ट यूनिट था, जो लार्जेस्ट ग्रुप था, उसमें कुछ 10,000 सोल्जर्स थे, ठीक है। दिस ऑल्टर्ड द ओल्ड स्टेपे सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टेपे सोशल ऑर्डर था वो चेंगिस खान ने यूज करना बंद कर दिया था, वो अपने अलग तरीकों को यूज करते थे, ठीक है। द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स एंड स्पेशली चोजन कैप्टन्स ऑफ हिज आर्मी। तो जो भी नए नए लोग आते थे आर्मी में, उन्हें क्या करना होता था, उन्हें चेंगिस खान के 4 सन में से किसी एक सन के नीचे काम करना होता था, और उनके यूनिट का एक लीडर होता था जिसको नोयान कहा जाता था, ठीक है। तो जैसे आर्मी के एक छोटे से यूनिट के हेड को नोयान कहते थे, तो नोयान के नीचे नए नए सोल्जर्स लोग काम करते थे, ठीक है। चलो, तो चेंगिस खान के लिए लॉयल्टी वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। एंड चेंगिस खान को ऐसा भी लगता था कि अभी तो मैंने अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं, पर मेरे मरने के बाद मेरे जो 4 सन्स हैं वो साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको चेंगिस खान मतलब ब्लड ब्रदर मानते थे, ठीक है। तो अगर लॉयल्टी उन्हें दिखती थी किसी में तो वो लोगों को टाइटल देते थे कि तुम मेरे ब्लड ब्रदर के समान हो, ठीक है। कुछ लोगों को वो नौकर भी कहते थे। नौकर का तो मतलब हमें पता है ना, मतलब सर्वेंट की तरह भी ट्रीट करते थे, ठीक है। Chengiz Khan assigned responsibility of governing the newly conquered people to his 4 sons. जिन भी एरियाज के ऊपर चेंगिस खान कब्जा करते थे उन सारे एरियाज को ऐसे बांट दिया जाता था कि एक बेटा इस एरिया को संभालेगा, दूसरा बेटा उस एरिया को संभालेगा, ठीक है। These comprise the 4 उलूस, a term that did not originally mean fixed territories. तो मान लो ये चेंगिस खान का पूरा एरिया है, ठीक है। तो चेंगिस खान ने क्या करा, अपने इस एरिया को 4 हिस्सों में बांट दिया। इस एक एरिया को कहा जाता था उलूस, ठीक है। तो एक उलूस एक प्रिंस के लिए, दूसरा दूसरे प्रिंस के लिए, तो ऐसे 4 हिस्से कर रखे थे। अब एक उलूस ना जरूरी नहीं है कि ये एरिया फिक्स्ड रहे, है ना, ये एरिया बढ़ भी सकता था। अगर कल को चेंगिस खान ने ज्यादा एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो हो सकता है कि ये उलूस बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते थे, ठीक है। अब चेंगिस खान ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा जो तीसरा बेटा है ओगुदेई, ठीक है, ये मुझे सक्सीड करेगा, ठीक है, कि मेरे बाद ग्रेट खान का टाइटल ओगुदेई को मिलना चाहिए, ठीक है। एंड ऑन एसेशन द प्रिंस एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट काराकोरम, ठीक है। तो जब ओगुदेई नेक्स्ट टाइटल मिलता है चेंगिस खान के बाद, जब उन्हें नेक्स्ट टाइटल मिलता है तो वो क्या करते हैं, काराकोरम में जाकर अपना कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चेंगिस खान को हमेशा लगता था कि उनके मरने के बाद उनके जो भी बेटे हैं वो साथ में मिलकर रूल करेंगे, वो कलेक्टिवली एम्पायर को संभालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, एक मिलिट्री कंटिजेंट को हर एक यूनिट में बिठा रखा था, ठीक है। मान लो 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटे की एक मिलिट्री यूनिट है, उस मिलिट्री यूनिट में बाकी 3 सन्स का भी कोई सोल्जर होता था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इन चारों को तो साथ में ही काम करना है, चारों को एकदम अलग अलग यूनिट पकड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ मतलब सोल्जर्स इधर उधर भी होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, द सेंस ऑफ डोमिनियन शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली वाज अंडरलाइंड एट द असेंबली ऑफ चीफ्टियंस कुरिल्तेस वेयर ऑल डिसीजन रिलेटेड टू फैमिली और स्टेट वाज टेकन, ठीक है। तो इन्होंने पता इन्हें फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस थी, ये एक और चीज में दिखता है कि इन्होंने एक असेंबली बना रखी थी जिसको कुरिल्तेस कहते थे, ठीक है। तो ये जो असेंबली थी, इस असेंबली में क्या होता था, सारे लोग होते थे फैमिली के, और ये लोग मिल के डिसीजन लेते थे एम्पायर से रिलेटेड। तो इससे भी हमें पता चलता है कि अच्छा, इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी, ये सारे लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेंगिस खान हैड ऑलरेडी फैशन्ड अ रैपिड करियर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा था चेंगिस खान ने, तो आपने सोचा इतने बड़े एरिया में कम्युनिकेशन करना कितना मुश्किल होगा, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेंगिस खान ने एक रैपिड कोरियर सिस्टम बना रखा था जिसके थ्रू अलग अलग एरियाज कनेक्टेड रहते थे। इस कोरियर सिस्टम में राइडर्स थे, ठीक है, हॉर्स राइडर्स थे जो पर्टिकुलर एरियाज में रेगुलरली जाते थे और लोगों को कनेक्टेड रखते थे, इधर उधर मैसेज को लेकर जाते थे। अब इस कोरियर सर्विस को मेंटेन करने के लिए पैसे लगते थे, ठीक
ठीक है। और मंगोल के जो नोमैड लोग थे वो ये पैसे देते थे जिसके थ्रू कोरियर सर्विसेज को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो वो 1/10 ऑफ देयर हर्ड देते थे, ठीक है। उनके पास जो भी कैटल्स होते थे उसका 1/10 हिस्सा वो देते थे, 1/10 हिस्सा देते थे उसे मेंटेन करने के लिए। तो ये टैक्स की तरह हो गया। कुबकुर कहा जाता था इस टाइप के टैक्स को, ठीक है। और ये नोमैड्स लोग मतलब मंगोल के लोग विलिंगली, ठीक है, खुद अपनी मर्जी से पे करते थे क्योंकि उन्हें समझ आता था कि कोरियर सिस्टम कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द कोरियर सिस्टम याम वॉज फर्दर रिफाइंड आफ्टर चेंगिस खान्स डेथ। चेंगिस खान के डेथ के बाद इस सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो जो ग्रेट खान्स थे उनके लिए आसान हो जाता था इस सिस्टम के थ्रू अलग अलग राज्यों के ऊपर नज़र रखना, देखना कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि जिन एरियाज़ के ऊपर चेंगिस खान या उनके बेटों ने कब्जा करा वो कनेक्टेड फील नहीं करते थे, ठीक है। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था क्योंकि चेंगिस खान की जो मिलिट्री थी वो मतलब डिस्ट्रक्टिव थी नेचर में। वो खेत डिस्ट्रॉय कर देते थे, घर वर तोड़ देते थे, हैंडीक्राफ्ट तोड़ देते थे। तो बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा भी हुआ कि लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि चेंगिस खान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, पर सहना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टार्टिंग में जब चेंगिस खान कब्जा कर रहे थे तो लोग बहुत दुखी थे, पीसफुल एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे पीस आने लगी, जब पीस बनने लगी, जब लोग थोड़ा सेटल हो गए कि हाँ कोई बात नहीं, कब्जा कर लिया तो कर लिया, अब क्या करें, उस टाइम के अराउंड ये लोग कॉमर्स को इम्प्रूव करना, ट्रेड को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है ना, तो ये लोग सिल्क रूट को, मंगोल्स लोग क्या करते हैं, सिल्क रूट को और आगे बढ़ाते हैं। पहले चाइना में जाकर ही खत्म हो जाता था सिल्क रूट, उन्होंने सिल्क रूट को और अच्छे से डेवलप करा। तो ये मैप देखो ज़रा, ठीक है, ये जो मैं लाइन चला रही हूँ ये इनका मतलब पूरा सिल्क रूट था, ठीक है। और जो भी रेड एरोज दिख रहे हैं ना आपको, रेड एरोज का मतलब है उन सारे एरियाज में चेंगिस खान ने कब्जा करा था, ठीक है। और जो भी आपको ये ब्लू एरोज दिख रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने उसे ब्लैक कर दिया कुछ एरोज को, जो भी आपको ब्लू एरोज दिख रहे हैं वो क्या है, 1259 के बाद मंगोल्स ने किन एरियाज के ऊपर कब्जा करा, ये 1259 के बाद के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1230s में हम लोग देखते हैं कि जो मंगोल्स हैं वो चिन डायनेस्टी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या होता है, चिन डायनेस्टी में बहुत सारे जो पेजेंट्री थे, जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर अटैक करा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे लोग ये भी बोलने लग जाते हैं कि फार्मर्स बेकार लोग हैं, उन्हें अटैक करो, उन्हें परेशान करो, ठीक है। तो 1270s के अराउंड जो फार्मर्स थे वो बहुत डर डर के रहते थे। इसी दौरान कुबिलाई खान नाम के एक पर्सन आते हैं, ठीक है, और ये पेजेंट्स के सेवियर बनते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, फार्मर को नहीं मारना है, ठीक है। और वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं फार्मर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा सोचो कि अगर एक भी फार्मर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोगों को खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोगों को स्पीच वगैरह देते हैं और फिर वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इन 1290s द मंगोल रूलर ऑफ ईरान घजान खान, ठीक है, a descendant of Genghis Khan youngest son, warned family members and other generals to avoid pillaging the peasantry, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, घजान खान जो होते हैं ये 1290s में बोलते हैं और ये अपने फैमिली मेंबर को वार्न करते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि बहुत फार्मर्स को परेशान कर लिया, अब इससे ज़्यादा फार्मर्स को परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो बीच में एक ऐसा टाइम था जब ये लोग फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते थे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम चेंगिस खान रेन इटसेल्फ, ठीक है। तो जब चेंगिस खान जिंदा थे उस टाइम पर उनके एम्पायर में सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब आज के टाइम पे हम लोग जब बोलते हैं सिविल ऑफिसर्स, तो इसका क्या मतलब होता है, आईएएस ऑफिसर, ये सब मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट को बेटर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंगिस खान के टाइम से थी, ठीक है। हम देखते हैं कि इन्होंने चाइनीज सेक्रेटरीज को भेज रखा था ईरान में, पर्शियन सेक्रेटरीज को भेज रखा था चाइना में, और इन सेक्रेटरीज का, इन ऑफिसर्स का क्या काम होता था, चीज़ों को मैनेज करना, ये देखना कि लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, फ़ायदा बनाना चेंगिस खान के लिए, ये सब इन लोगों का काम होता था, ठीक है। इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वॉज रिटन एज यसाक, ठीक है। यसाक का क्या मतलब है, ये लोग एक लॉ को फॉलो करते थे, एक ऑर्डर को फॉलो करते थे जिसको ये यसाक कहते थे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, ठीक है। यसाक में क्या क्या लिखा गया था, हंटिंग के बारे में,
और आर्मी के बारे में, पोस्टल सिस्टम के बारे में, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने यासाक में लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसी को ये लोग यासा भी कहते हैं। ठीक है, तो यासा भी कहते हैं। यासा का क्या मतलब होता है? लीगल कोड ऑफ चेंगिस खान, मतलब चेंगिस खान का जो लीगल कोड है, चेंगिस खान जो लॉ और ऑर्डर लेकर आए हैं, उसे यासा कहा जाता था। ठीक है, चलो, तो हमने काफी कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बेसिक कंक्लूजन है, ठीक है, कि इतना सब कुछ हमने चेंगिस खान के बारे में पढ़ा, मंगोल्स के बारे में पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो जब हम लोग चेंगिस खान नाम को सुनते हैं तो मे बी आपके दिमाग में एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आ रहा हो कि ये तो एक बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्टिव राजा थे, कॉन्करर थे। कॉन्करर तो देखो थे ही वो, ठीक है, इन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय करा, ठीक है, हजारों में लोगों को मारा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। पर अगर आप मंगोल के नजरिए से देखो, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के नजरिए से देखो जो मंगोल में रहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए चेंगिस खान एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने लोगों का ध्यान रखा, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बड़ा करा, जिन्होंने लूट मचाई हो, ठीक है, सिटीज को डिस्ट्रॉय कराओ, जो भी कराओ, पर अपने लोगों के लिए वो रिसोर्सेज लेकर आए। ठीक है, उन्होंने मंगोल लोगों को यूनाइट करा, ठीक है, उन्होंने अलग अलग एरियाज में वॉर करी और जीते वो। ठीक है, ही ब्रॉट देम प्रॉस्पेरिटी, वो मंगोल एरिया में पैसे लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, बहुत बढ़िया ट्रेड रूट्स उन्होंने बनाए। ठीक है, बहुत दूर दूर से ट्रैवलर्स आते थे उन्हें देखने के लिए, उनके एरियाज को घूमने के लिए। ठीक है, एंड एक और पता है कमाल की बात पूरे मंगोल राज्य के बारे में क्या है? यहाँ पे अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। ठीक है, शमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ठीक है, बाद में इस्लाम रिलीजन, मतलब मुस्लिम्स भी थे यहाँ पर कभी भी इनके पब्लिक पॉलिसीज में कोई रिलीजियस चीज नहीं बोली जाती थी। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना कि क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि पूरे मंगोल को क्रिश्चियन कर दो, ठीक है, या फिर इस्लाम मुस्लिम्स ने कहा, बुद्धिस्ट ने कहा कि पूरे मंगोल एरिया में बुद्धिज्म चलाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की चीज थी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, पर फिर भी मतलब ऐसे कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से लोगों को मैनेज करा। ठीक है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, पर कभी भी लोग फेथ के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिसी नहीं बनाते थे। अब ये चीज हमने बाकी राज्य में नहीं देखी। 8th क्लास में जो हम बाकी एम्पायर्स देखते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि राजा कोशिश करते थे कि रिलीजन बदल दें, रूल्स बदल दें, पर मंगोल राज्य में ऐसा नहीं था। लोग अलग अलग एथनिसिटी के थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग रिलीजन को भी बोलते थे, पर इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी डाइवर्सिटी हमारे लिए एक खतरा है। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक बहुत ही कमाल की बात थी। The Mongol Empire eventually altered in its different milieux, but the inspiration of the founder remained. ठीक है, बाद में चेंगिस खान के डेथ के बाद धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य बदला। ठीक है, चेंजेस आए, उसमें कुछ डाउट की बात नहीं है, बहुत सारे चेंजेस आए, पर उन चेंजेस के पीछे जो इंस्पिरेशन था वो तब भी सेम रहा। इंस्पिरेशन इनके कौन थे? इनके फाउंडर मतलब चेंगिस खान। ठीक है, 14th सेंचुरी के एंड तक आते आते एक और राजा आते हैं जिनका नाम होता है तिमूर। ठीक है, इनका भी सपना था कि इन्हें यूनिवर्सल डोमिनियन करना है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना है, पर ये कहीं ना कहीं चेंगिस खान से डरते थे। चेंगिस खान के जो डिसेंडेंट्स थे, उनकी जो हिस्ट्री थी, उनसे डरते थे, तो उन्होंने कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं करा कि हाँ मैं पूरे यूनिवर्स का राजा हूँ। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जो चेंगिस खान की फैमिली थे, उस फैमिली के ये सन इन लॉ बन जाते हैं, एंड उसके बाद उनको लगता है कि हाँ अब मेरे पास थोड़ा सा सपोर्ट है। ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है, बहुत रिच हिस्ट्री है मंगोलिया की। ठीक है, पर आज के टाइम पे द कंट्री ऑफ मंगोलिया इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। मंगोलिया के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन की तरह वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर पाए। ठीक है, इनके लिए चेंगिस खान एक ग्रेट नेशनल हीरो हैं, जिनके अचीवमेंट्स को ये प्राइड के साथ, ठीक है, मतलब गर्व के साथ अपनी हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। ओके, चलो, एट अ क्रूशियल जंक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, चेंगिस खान हैज वंस अगेन अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर मंगोल पीपल। ठीक है, तो चेंगिस खान क्या है? मंगोल पीपल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, एंड ये उनके नेशनल आइडेंटिटी का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, बाकी हिस्ट्री के चैप्टर्स जितना उतना लॉन्ग चैप्टर नहीं था, पर हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना।
सो आई एम श्योर आपको इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़कर मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कौन सा चैप्टर कवर करना है। ओके, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए सो फील फ्री टू रीच आउट। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। ओके, चलो बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।